हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर मायक जी और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, ये जो प्रकृति में राइबोन्यूक्लिक एसिड एकल श्रृंखला के बने हुए लंबे अशाखित बहुलीकृत अणु के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि अपना डीएनए था वो कैसा था, द्विरज्जुकी था, और जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और ये इसके अंदर कोई भी ब्रांचेस देखने को हमें नहीं मिलती है और बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। आरएनए जो है वो मेनली दो जगह पर देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलता है हमें साइटोप्लाज्म के अंदर और एक देखने को मिलता है हमें न्यूक्लियोलस के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर भी आरएनए देखने को मिलता है और न्यूक्लियोलस के अंदर भी आरएनए देखने को मिलता है। आरएनए जो होता है हमें दो जगह देखने को मिलता है, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है और एक न्यूक्लियोलस के अंदर देखने को मिलता है। आरएनए कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलता है, क्रोमोसोम के अंदर नहीं मिलता है। क्रोमोसोम के अंदर केवल क्या मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है। जैसे कि डीएनए जो होता है उसके अंदर हमें डबल हेलिक्स देखने को मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डबल हेलिक्स देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंड देखने को मिलता है। पर जो आरएनए होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंड तो देखने को नहीं मिलता है, पर कभी कभी जो सिंगल आरएनए होता है वो इस तरह से कुंडलित हो जाता है कि हमें देखने में प्रतीत होता है कि वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो आरएनए की कुंडलन इस तरह से हो जाती है कि वो डबल स्ट्रैंडेड प्रतीत होता है, पर एक्चुअल में आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। आरएनए सामान्यतया कोशिका द्रव्य तथा केंद्रिका में पाया जाता है। आरएनए के एकल रज्जु में दोहरा कुंडन तभी उत्पन्न होता है जब समपूरक श्रृंखला आरएनए में उपस्थित हो जो स्वयं ही मुड़ गई हो। जैसा कि अभी मैंने बताया था ना कि आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, पर कुंडलन की वजह से श्रृंखला मुड़ जाती है, तभी हमें कैसे देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। उससे पहले देखने को नहीं मिलता है। आरएनए के बारे में एक साइंटिस्ट आते हैं 1950 के अंदर और वो बताते हैं कि आरएनए और जो प्रोटीन है उसके बीच में रिलेशन है। आरएनए और प्रोटीन के बीच में क्या देखने को मिलता है, रिलेशन देखने को मिलता है। कैसा रिलेशन देखने को मिलता है, तो आरएनए जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की क्या होती है, फैक्ट्री होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री के नाम से आरएनए को जाना जाता है, क्योंकि आरएनए ही होते हैं उनके पास सूचना कोडित होती है जिससे क्या आगे जाके क्या बनाया जा सकता है, प्रोटीन बनाया जा सकता है। तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के प्रीकर्सर के रूप में भी काम करता है। ये बात किसने बताई थी, ये बात कैप्सरसन और ब्रैकेट ने बताई थी। कैप्सरसन और ब्रैकेट नामक साइंटिस्ट ने बताया था। फिर आरएनए की संरचना की बात करो तो जैसी संरचना डीएनए की होती है, जैसी संरचना डीएनए की होती है बिल्कुल वैसी ही संरचना किसकी होती है, आरएनए की होती है। कैसे, कि जैसे कि डीएनए के अंदर हमें पता है जो डीएनए होता है वो किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। तो आरएनए भी किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। दोनों के बीच में गहरा संबंध होता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, अब इसे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं डीएनए के अंदर वो कैसे बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन बेस से मिलके बने होते हैं। अब जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो आरएनए होता है उसके नाइट्रोजन बेस में थाइमिन के स्थान पर क्या देखने को मिलता है, यूरेसिल, जबकि डीएनए के अंदर क्या मिलता है, थाइमिन देखने को मिलता है। इसके अंदर आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो दो टाइप के होते हैं। जैसे कि डीएनए के पास होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एजी, और यहाँ पर जो पायरिमिडिन होता है उसमें साइटोसिन और यूरेसिल देखने को मिलता है आरएनए के अंदर। तो इस प्रकार दोनों ही संरचना में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंध होते हैं। केवल एक नाइट्रोजन बेस आरएनए में अलग पाया जाता है और वो कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। यूरेसिल साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इसमें, और एडेनिन थाइमिन के साथ, एक सेकेंड, सॉरी, आरएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन जो होती है वो यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाती है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है।
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाता है, जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। कैप्सर सन 1950 तथा ब्रैकेट 1955 ने बताया कि आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण में संबंध होता है। आरएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए की संरचना भी डीएनए के समान होती है। मुख्य विशेषता की बात करें तो आरएनए एकल रज्जु की संरचना है जो असंख्यक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कौन सी होती है, चेन कौन सी होती है, अशाखित होती है और एकल रज्जु की संरचना है जिससे मिलकर वह बना होता है। आरएनए भी डीएनए के समान हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा एक रेखीय श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। आरएनए भी डीएनए के समान हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर के द्वारा एक रेखीय श्रृंखला के अंदर जुड़े रहते हैं, जैसे कि अपने डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। डीएनए के अंदर जब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो एक साइड से न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 प्राइम से जुड़ा होता है और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो उसके 5 प्राइम से, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है, क्योंकि एक जो ग्रुप होता है फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है और एक और से कार्बन ग्रुप से देखने को मिलता है, इसलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो दो फॉस्फेट अणुओं के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। फिर बात करते हैं कि जो आरएनए में राइबो श्रृंखला पाई जाती है, अतः इसके न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। मतलब आरएनए के अंदर क्या पाई जाती है, राइबोस शुगर पाई जाती है, राइबोस शुगर पाई जाती है, इसलिए इसके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इसकी जो श्रृंखला होती है राइबोस की, उस श्रृंखला के अंदर क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, जो कार्बन नंबर 2 होता है उसमें OH समूह पाया जाता है, जबकि आरएनए के डीएनए के अंदर क्या होता है कि कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, और इसकी जो शुगर होती है उसमें हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलता है कार्बन नंबर 2 पर। आरएनए में थायमिन नाइट्रोजन 4 के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन स्थान पाया जाता है। जैसे अभी बताया था कि आरएनए के अंदर 2 प्यूरिमिडीन पाए जाते हैं, एक प्यूरिन पाया जाता है Ag, और 2 पिरिमिडीन पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है साइटोसिन और एक पाया जाता है यूरेसिल। तो यहाँ पर थायमिन ना होकर क्या पाया जाता है, यूरेसिल देखने को मिलता है। आरएनए में AU बराबर GC बटा बराबर 1 होता है, मतलब यहाँ पर AU GC बराबर क्या अनुपात देखने को मिलता है, 1 का अनुपात देखने को मिलता है। अनुपात जो होता है वो नहीं पाया जाता है, ये जो अनुपात है वो नहीं पाया जाता है आरएनए के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरएनए होता है वो 4 गाफ का जो रूल है उस रूल को फॉलो नहीं करता है, उस रूल को फॉलो नहीं करता है, जबकि डीएनए जो होता है वो 4 गाफ के रूल के ऊपर कार्य करता है। तो आरएनए के अंदर जो 4 गाफ का नियम है वो लागू नहीं होता है। फिर बात करते हैं आरएनए में अंतः आणविक युग्मन के द्वारा दोहरा कुंडलन उत्पन्न हो जाता है, जो आरएनए को स्थायित्व प्रदान करता है। आरएनए में क्या होता है, अंतः आणविक युग्मन के द्वारा दोहरा कुंडलन उत्पन्न हो जाता है, जो आरएनए को स्थायित्व प्रदान करता है। आरएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कुछ कुछ जगह देखने को मिलता है, जैसे कि प्लांट वायरस के अंदर देखने को मिलता है ना। उसके अलावा भी ये क्या कर सकता है, ये एक और अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कर सकता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के अलावा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी कर सकता है, प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है। कैसे करता है वो, जैसे कि हमें पता है कि डीएनए जो होता है उससे क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बन सकता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है। और प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। सजीवों में पाए जाने वाले आरएनए को मुख्यतया 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, आनुवंशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, अआनुवंशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, आरएनए जो होते हैं वो मुख्यतः 2 श्रेणियों में डिवाइड किया है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, जो जेनेटिक आरएनए होता है वो क्या होता है कि जेनेटिक रूप में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट वायरस के अंदर देखने को मिलता है, कुछ एनिमल के जो वायरस होते हैं वहां पर भी अपने को देखने को मिल सकता है।
और कुछ जो बैक्टीरियोफेज होते हैं जहाँ पर डीएनए एब्सेंट होता है उनके अंदर, तो वहाँ पर उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आरएनए देखने को मिलता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, पर ये ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर स्थायी रूप में हमें क्या देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है, और ज़्यादातर प्राणियों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। अब जो वायरस होते हैं, जेनेटिक आरएनए होते हैं, वो जेनेटिक आरएनए जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो एकल सिंगल स्ट्रैंडेड हो, या फिर वो कैसे होंगे, डबल स्ट्रैंडेड भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आरएनए जो है अगर डबल स्ट्रैंडेड ग्रुप में पाया जाता है, तो उसके अंदर जैसा डीएनए के पास डबल स्ट्रैंडेड में पाया जाता है, तो उस जैसा डीएनए के पास युग्मन देखने को मिलता है क्षार युग्मकों का, वैसा ही आरएनए के पास भी देखने को मिलेगा। आनुवंशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, अधिकांश पादप वायरस, कुछ प्राणी वायरस तथा कुछ जीवाणुभोजियों में या जीवाणुभोजी डीएनए अनुपस्थित होता है, अतः इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जहां डीएनए एब्सेंट होता है वहां पर ही क्या करता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरएनए के अंदर आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए वो थोड़ा जो होता है स्थायी नहीं होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इस वजह से वो स्थायी होता है, और इस कारण सबसे ज्यादा आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही देखने को मिलता है। ज्यादातर पादप हो, चाहे प्राणी हो, या फिर कोई भी सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर हमें आरएनए ही देखने को मिलता है, आनुवंशिक पदार्थ के अंदर। इनमें पाए जाने वाले आरएनए एक सूत्रीय या द्विसूत्रीय होता है। जब आरएनए द्विसूत्रीय होता है तो इसमें डीएनए के समान युग्मन पाया जाता है। अभी मैंने बताया जैसा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने पर जैसा डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस का युग्मन देखने को मिलता है, वैसा का वैसा किसमें देखने को मिलता है, आरएनए के अंदर देखने को मिलता है। आनुवंशिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, जीन सजीवों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, उनमें उपस्थित आरएनए आनुवंशिक होता है। जैसे कि आरएनए तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो क्या हो, एनिमल हो, उन सबके अंदर क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? आरएनए पाया जाएगा। आरएनए तो पाया जाएगा, पर अगर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम कर रहा है, जेनेटिक्स मटेरियल के रूप में काम ये करता है, तो जो आरएनए होता है वो नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाता है। बस इतनी सी बात है इसमें। तो नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है, अब ये नॉन जेनेटिक आरएनए किसमें मदद करता है, तो ये आरएनए जो होता है फर्दर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और क्या है, टीआरएनए, 3 प्रकार का होता है। ये मिलकर क्या करते हैं, ये सभी प्रकार के आरएनए मिलकर क्या करते हैं, अंत में किसका संश्लेषण कर लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में ही हेल्प करता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से अनुलेखन द्वारा होता है। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और ये बात कहाँ लिखी हुई, सेंट्रल डोग्मा के अंदर लिखी हुई। ये आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये जो आरएनए होते हैं वो कहाँ सहायक होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायक होते हैं। सामान्यतः अआनुवंशिक आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अभी बताया था 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है, मतलब अआनुवंशिक जो आरएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है ए संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, और इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, इसको बोलते हैं आरआरएनए। एम से एमआरएनए, टी से टीआरएनए और आर से आरआरएनए नाम रखा गया है।
फिर बात करते हैं संदेश वाहक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। एमआरएनए का संश्लेषण केंद्रक में डीएनए के एक पूरक स्ट्रैंड के रूप में होता है। बाद में यह कोशिका द्रव्य में आ जाता है। डीएनए से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने के कारण ही जैकब एवं मोनार्ड ने 1961 में संदेशवाहक आरएनए कहा था। एमआरएनए का संश्लेषण जो है वो हमेशा कैसे होता है कि डीएनए के पूरक स्ट्रैंड के रूप में होता है। जैसे कि ये अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक सेकेंड, जैसे कि ये अपना डबल स्ट्रैंडेड क्या है, डीएनए है, और अब यहाँ पर एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होना बाकी है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से हमें आगे जाकर क्या मिलता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को, ये एमआरएनए बनता है। तो इस तरह से पूरक स्ट्रैंड के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह पर ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और इसकी खोज जो थी किसने की थी, जैकब एवं मोनार्ड ने की थी 1961 के अंदर। और देखिए जैसे कि संरचना में देखते हैं तो इसके पास जो एमआरएनए होता है, इसके पास एक एंड होता है 5 प्राइम एंड और एक होता है 3 प्राइम एंड। इसका जो 3 प्राइम एंड होता है उस पर हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखने को मिलती है यूकैरियोटिक आरएनए के अंदर। यूकैरियोटिक एमआरएनए होती है, उसमें पॉली ए चेन देखने को मिलती है, और जो 5 प्राइम एंड होता है उस पर कैप देखने को मिलती है जो कि मेथाइलेटेड होती है। जैसे ये मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ऐसी एक कैप देखने को मिलती है 5 प्राइम एंड पर। फिर इसके अंदर हमें देखने को मिलती है अलग अलग रिंगें, जैसे कि इसमें सबसे पहले जो होता है इनिशिएटेड ब्रांचिंग देखने को मिलता है यूटीआर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कोडिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नॉन यूटीआर बाइंडिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस तरह से इसमें संरचनाएं देखने को मिलती है। वहीं अगर अपन बात करें प्रोकैरियोट के अंदर, तो 5 प्राइम एंड जो होती है वो नॉन मेथाइलेटेड होती है, और इसमें साइन रेगुलर सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसमें प्रोटीन की एक चेन देखने को मिलती है जो प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी कहलाती है, मतलब प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3 के तरह, और ये अलग अलग प्रोटीन के फॉर्मेशन करती है। और इसका जो 3 प्राइम होता है उस पर क्या देखने को मिलता है, यूटीआर देखने को मिलता है। कोशिका में उपस्थित संपूर्ण आरएनए का 5 से 10% भाग एमआरएनए होता है। जितना आरएनए है उस, जैसे कि अपने पास कितना 100% आरएनए, उसका 5 से 10% जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, एमआरएनए देखने को मिलता है। इसकी जीवन अवधि अल्पकालिक शॉर्ट लाइव्ड होने के कारण इसका संश्लेषण अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। इसका आणविक भार 5 से 10 लाख तक होता है। इसका आणविक भार 5 से 10 लाख तक होता है। आरएनए की वह लंबाई जो प्रोटीन की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के काम आती है उसे सिस्टोन कहते हैं। ऐसी जो श्रृंखला होती है जिससे कि आरएनए के अंदर ही, एमआरएनए के अंदर एक ऐसी श्रृंखला होती है जिससे क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, और इस श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिस्टोन कहा जाता है। सिस्टोन की संख्या के आधार पर एमआरएनए दो प्रकार के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक, इसमें केवल एक ही सिस्टोन के कोडन होते हैं, अतः केवल एक ही प्रोटीन अणु का संश्लेषण कर सकता है। इन्हें मोनोजेनिक भी कहते हैं। मोनोसिस्टोनिक की बात करें तो इसमें केवल एक ही सिस्टोन के कोडन होते हैं, एक ही सिस्टोन, अतः केवल एक ही प्रोटीन अणु का संश्लेषण कर सकते हैं। इन्हें मोनोजेनिक भी कहते हैं। फिर आते हैं पॉलीसिस्टोनिक, इसमें एक से अधिक सिस्टोन के कोडन होते हैं, अतः एक से अधिक प्रोटीन अणु का संश्लेषण कर सकते हैं। इन्हें पॉलीजेनिक एमआरएनए भी कहते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जो होता है इसमें एक से अधिक प्रोटीन के अणु का संश्लेषण कर सकते हैं, और इसमें एक से अधिक सिस्टोन के कोडन भी होते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं, एक से अधिक होने का शब्द ही क्या लगाते हैं, पॉली, और ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉलीजेनिक एमआरएनए भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक तथा यूकैरियोटिक एमआरएनए कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक प्रकार का होता है। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, जो प्रोकैरियोटिक जो आरएनए था उसमें बहुत सारे प्रोटीन सीक्वेंस देखने को मिल रहे थे जो कि सिस्टोन थे, बहुत सारे सेगमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं अपने डायग्राम में भी बता देती हूँ आपको। ये रहा, जैसे कि यहाँ पर अपन देखने को मिल रहा है कि जैसे ये एक सिस्टोन है, जैसे कि ये यहाँ से लगाकर एक सिस्टोन है, यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक एक सिस्टोन है, और फिर 3 सिस्टोन देखने को मिल रहे हैं। जबकि हमारा
जो यूकेरियोटिक आरएनए है उसके अंदर केवल ये एक सिस्टोन देखने को मिल रहा है जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो होता है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए वो कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। और जो यूकेरियोटिक आरएनए होता है वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है, सिस्टोनिक होता है। तो हमने डायग्राम में भी देखा क्योंकि यहाँ पर एक रीजन, यहाँ पर एक ही सिस्टोन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं, 3 सिस्टोन देखने, और भी आगे सिस्टोन देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, 3 से भी ज्यादा। और जितने सिस्टोन होते हैं उतनी ही क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। तो जितने सिस्टोन होंगे उतनी ही क्या देखने को मिलेगी, चेन देखने को मिलेगी प्रोटीन की। चलिए नोट्स में, डीएनए से एमआरएनए संश्लेषण की क्रिया को अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये मैंने अभी बताया था कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, चाहे वो एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से आगे जाके दूसरे आरएनए बनेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहता है, अनुलेखन कहा जाता है। एमआरएनए का उत्पादन स्थिरांक सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो होता है वो कितना होता है, 8s होता है। क्या होता है, 8s होता है। एमआरएनए जो होता है उसका सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है, 8s देखने को मिलता है। एस जो होती है सेनबर्ग यूनिट होती है, जिसके आविष्कार जो है किसने किया था, मिस्टर सेनबर्ग ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसको एस यूनिट कहा जाता है। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता कैसे है, जो नया एमआरएनए होता है, जब भी कोई नया एमआरएनए बनता है तो वो जो पुराने आरएनए होते हैं उससे 20% ज्यादा लॉन्ग होता है, लंबा देखने को मिलता है। और जो एमआरएनए बनता है वो किस टाइप का होता है, एचएन टाइप का आरएनए होता है, मतलब हेटेरोजेनेटिक आरएनए कहलाता है। नया एमआरएनए अणु परिपक्व एमआरएनए की तुलना में 20% लंबा होता है, उससे 20% ज्यादा लंबा होता है। इस आरएनए को विषमांगी आरएनए, हेटेरोजेनस आरएनए कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है पोली ए टेल, फिर आता है स्टॉप कोडन, कोडिंग सीक्वेंस, स्टार्ट कोडन, और यह पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं आरएनए के अंदर। एमआरएनए के स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट देखने को मिलती है, फिर स्टार्ट कोडन देखने को मिलता है, कोडिंग सीक्वेंस देखने को मिलती है। अगर इसमें कोडिंग सीक्वेंस के अंदर जितने सिस्टोन होंगे उसके आधार पर इसको पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक बोलेंगे। और यहाँ पे स्टॉप कोडन आ जाते हैं और 3 प्राइम सिरे पर क्या देखने को मिलती है, पोली ए टेल देखने को मिलती है। अब जैसे कि इसमें अपन सीक्वेंस में देखें तो देखो जैसे कि पूरा सीक्वेंस चल रहा है, CAU, अरे यहाँ पर जैसे AUG आया और ये क्या है, एक स्टार्ट कोडन, तो पहले स्टार्ट कोडन देखें, फिर ये यहाँ से पूरी सीक्वेंस होगी वो क्या कहलाएगी, कोडिंग सीक्वेंस कहलाएगी, इसकी बीच वाली। और स्टॉप कोडन और स्टार्ट कोडन के बीच वाली जो सीक्वेंस होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और स्टॉप कोडन जो होता है वो कौन सा होता है, UAA। जैसे स्टॉप कोडन UAA आया और AUG के बीच में जो भी सीक्वेंस देखने को मिली उससे हम क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। कोशिका द्रव्य में विस्तृत होने से पूर्व इसके 3 प्राइम सिरे पर पोली एडिनेलिक अम्ल, पोली एडिनेलिक एसिड, पोली ए के लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं। इसको पोली एडिनाइलेशन कहते हैं। कोशिका द्रव्य में विस्तृत होने से पूर्व, जैसे ही कोशिका द्रव्य होता है और साइटोप्लाज्म होता है, उससे जैसे ही उससे पहले ही उसमें जाने से पहले ही क्या हो जाता है, इसका 3 प्राइम सिरा होता है, उसमें लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो होती है उसके अंदर सिर्फ केवल क्या जुड़े होते हैं, ए जुड़े होते हैं, एडेनिन जुड़े होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, पोली एडिनाइलेशन कहते हैं। और ये क्या कहलाती है, पोली एजेंट कहलाती है। पोली एडिनीलीकरण, पोली एडिनाइलेशन के पश्चात हेट्रोजीनस आरएनए HNRNA विघटित होने लगता है। जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद जो HNRNA होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे विघटित होने लग जाता है। परिपक्व mRNA के 3 प्राइम सिरे पर पोली ए तथा 5 प्राइम सिरे पर 7 मेथाइल ग्वानोसिन होता है। अपने यूकैरियोटिक जो आरएनए देखा था वहां पर हमने देखा था कि जो 5 प्राइम जो पॉइंट है उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, 7 मेथाइल ग्वानोसिन देखने को मिलता है। उसकी क्या लगी होती है, कैप लगी होती है। और 3 प्राइम सिरे पर क्या देखने को मिलता है, पोली ए चेन देखने को मिलती है, जिसे हम पोली एडिनिन चेन कहते हैं। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में एमआरएनए के विभिन्न क्षेत्र, रीजन। कैप की बात करते हैं, 5 प्राइम सिरे ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का संघनन कैप कहलाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की दर को निश्चित करता है। फिर आप में बात करते हैं नॉन कोडिंग
क्षेत्र फर्स्ट। पहला जो क्षेत्र था वो क्या था, कैप था, और कैप के ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल रहे हैं, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, जी 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 उनका समझ है। और ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण की जो रेट होती है उसको निश्चित करता है। वही अपने को दूसरा कौन सा सीजन देखने को मिलता है, रीजन देखने को मिलता है, क्षेत्र देखने को मिलता है, तो नॉन कोडिंग क्षेत्र 1 देखने को मिलता है, नॉन कोडिंग रीजन। इसकी कैप के बाद 10 से लगाकर कितने 100 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और ये जो होता है किसमें मदद करता है, ट्रांसलेशन के अंदर मदद करता है, जिससे कि क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, जिससे आगे जाके क्या बनती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉन कोडिंग क्षेत्र, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट। कैप के बाद 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड का बना नॉन कोडिंग क्षेत्र 1 होता है, जो अनुवादन ट्रांसलेशन नहीं करता है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, कोडिंग रीजन आता है। कौन सा आता है, कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन के अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे ही नॉन कोडिंग जो रीजन होता है उसके जस्ट आगे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, कोडिंग रीजन कहलाता है। ये इसके अंदर सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कौन सा होता है, AUG या फिर GUG होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं, स्टार्टिंग कोडन होते हैं, स्टार्टिंग कोडन होते हैं। तो कोडिंग रीजन में सबसे पहले कौन सा देखने को मिलता है, स्टार्टिंग रीजन देखने को मिलता है, और यहाँ से ही कोडिंग रीजन जब तक क्या ना आ जाए, नॉन स्टॉप नॉनसेंस कोडन या फिर टर्मिनल कोडन ना आ जाए, तब तक कोडिंग रीजन देखने को हमें मिलता है। कोडिंग क्षेत्र, कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग क्षेत्र के आगे कोडिंग क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अनुवादन का प्रारंभ AUG या AUG या GUG प्रारंभिक कोडन के द्वारा होता है, इन दोनों कोडन के द्वारा होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कोडिंग क्षेत्र के सिरे पर स्थित टर्मिनल कोडन या नॉनसेंस कोडन के द्वारा होता है। टर्मिनल कोडन को ही नॉनसेंस कोडन कहते हैं, और इसके द्वारा क्या हो जाता है, समापन। ये 3 प्रकार के देखने को जो होते हैं नॉनसेंस कोडन देखने को मिलता है। एक तो होता है UAA, एक होता है UAG, और एक होता है UGA। ये 3 कोडन होते हैं। UAA को ओक्रे कहते हैं, UAG को अंबर कहते हैं, और UGA को ओपेल कहते हैं, ओपेल कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कोडिंग क्षेत्र के सिरे पर स्थित टर्मिनल कोडन या नॉनसेंस कोडन के द्वारा होता है। UAA ओक्रे कहलाता है, और UAG अंबर कहलाता है, UGA ओपेल कहलाता है, और ये सब कौन से होते हैं, नॉनसेंस कोडन होते हैं या फिर टर्मिनल कोडन होते हैं। फिर आता है नॉन कोडिंग क्षेत्र सेकंड। पहले फर्स्ट वाला आया था जो कि 10 से 100 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ था। अब आते हैं 50 से कोडिंग रीजन के बाद 50 से 150 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ नॉन कोडिंग क्षेत्र सेकंड आता है। और इसके बाद क्या आता है, पॉली ए चेन रीजन आ जाता है, जिसमें 100 से 200 एडेनिन जुड़कर एक पॉली चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो पॉली ए रीजन कहलाता है। नॉन कोडिंग क्षेत्र सेकंड, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड। कोडिंग क्षेत्र के आगे 50 से 150 न्यूक्लियोटाइड का बना नॉन कोडिंग क्षेत्र सेकंड होता है। पॉली ए क्षेत्र, पॉली ए रीजन mRNA के 3 प्राइम सिरे पर 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का बना का पॉली ए क्षेत्र होता है। अब अपन बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए जिसे हम क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं। आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में डीएनए से होता है तथा प्रोटीन के संश्लेषण में विशेष रूप से सहायक होता है। आरआरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है, इसके पास राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम होने की वजह से ही क्या होता है, ये प्रोटीन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर मैं बात करूँ आरआरएनए, कोशिका में पाए जाने वाले संपूर्ण आरएनए का ये कितना होता है, 80% होता है। जैसे कि अभी अपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मान लीजिए कि आरएनए जो है वो कितना है, 100% है। 100% में से 5 से 10% तो क्या देखने को मिलता है, mRNA देखने को मिलता है, और 80% क्या देखने को मिलता है, 80% क्या देखने को मिलता है, आरआरएनए देखने को मिलता है। तो बचा हुआ जो शेष परसेंटेज है 8 से 9% या 10% जो क्या देखने को मिलता है, हमें टीआरएनए देखने को मिलता है। आज का जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए को अपन डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा ये पार्ट। तो अपने एक राइबोसोमल आरएनए को कल एक और पार्ट लेके आ जाएंगे, उसमें कर लेंगे, और टीआरएनए को भी उसी के साथ कर लेंगे।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।